केंद्रीय बजट 2025-26, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तो इसके 4 प्रमुख इंजन हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। हम लोग 2 देख चुके और ये तीसरा है निवेश। निवेश यानी होता है क्या, जब हम किसी भी चीज़ का विकास करते हैं या डेवलप करते हैं तो पहले हमें कुछ निवेश करना पड़ता है। तो सबका विकास करना है तो सरकार को निवेश करना पड़ेगा और निवेश हर स्तर पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए सरकार कई सारे नई योजनाएं और नए सिस्टम इस बार लागू कर रहे हैं, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वो चर्चा कहाँ हुई है, बजट 2025-26 में। तो निवेश में जो हम लोग देखते हैं पहले वो है अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। टिंकरिंग मतलब मरम्मत करना। मरम्मत हम लोग क्यों करते हैं, किसी चीज़ की मरम्मत क्यों करते हैं, ताकि वो ठीक हो सके। तो ये जो प्रयोगशालाएं हैं, तो अगले 5 वर्षों में कुल कितने प्रयोगशालाएं खोले जाएंगे, 50,000 प्रयोगशालाएं खोले जाएंगे। कहाँ पे, स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं खोली जाएगी। कहाँ पे, स्कूलों में। देखिए है क्या, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा ज्ञान, पढ़ाई के लिए लोग को जिज्ञासा बढ़ना। अभी देखिए कोचिंगों में क्या, बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति नहीं है। सबको लगता है अरे हो तो काम तो चल ही जाएगा, जैसे आप यहाँ भी कोचिंग कहीं भी हर जगह देख रहे हैं। तो इसी को दूर करने के लिए जो लोगों के, बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ाए पढ़ाई के प्रति, चाहे नए चीज़ खोजने के प्रति, यानी क्या बढ़ाना है, जिज्ञासा को बढ़ाना है। किसके में, बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ाना हो, या नवाचार बढ़ाना हो, या वैज्ञानिक सोच का विकास करना हो। यानी सिर्फ पढ़ना आज के टाइम में काफ़ी नहीं है, पढ़ने के अलावा आपको पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा भी बढ़ाना है। उसके अलावा नए नए खोज। अब इसे पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पढ़ने से क्या होगा, इससे कैसे आगे देश को फ़ायदा होगा। लेकिन अभी हम लोग का मोटो क्या है, कैसे 90% लाएंगे। बचपन जो अंडर मैट्रिक वंश होता है 90% कैसे लाएं, और जो कंपटीशन में है उसका एक ही मोटो होता है, कैसे हम क्वालिफाई कर जाए। अगर 30 पे पास हो रहा है तो 31 नंबर ला के ही वो खुश हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग का पढ़ाई का जो मोटो है 2 ही चीज़ है, या तो बच्चे हैं तो परसेंटेज उठाना है, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी लेना है। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है, बच्चों को सिर्फ ये नहीं, बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जगह, पढ़ाई क्या है, इसका क्या महत्व, ये सब समझाना जरूरी है। और जब भी आप पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ें या इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो आपको ये चीज़ समझिए इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ नौकरी तो अलग चीज़ मायने रखता ही है, इसके अलावा नया चीज़ सीखने को मिले, या नया खोज, या इसमें कुछ कमी है तो आप उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए सर कहाँ गलत हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तभी तो आगे चल के रिसर्च होगा ना। जैसे साइंस में ही देखोगे, पहले कई थ्योरी आए, बाद में काटा गया। क्यों, क्योंकि जिसके मन में नवाचार की भावना थी, नया चीज़ सीखने का मन था, वही तो आगे चल के साइंटिस्ट बना ना। उसके अलावा है वैज्ञानिक सोच भी होना चाहिए, सोचने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, सिस्टम से चलना चाहिए। तो इसके लिए जो अगले 5 वर्षों में कितने प्रयोगशाला खोले जाएंगे स्कूलों में, 50,000 स्कूलों में। और इस मिशन को क्या नाम दिया गया है, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। यानी बच्चों के मन में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये तो एक प्रयोग हो गया। निवेश की बात कर रहे हैं, निवेश में जो दूसरा पॉइंट है वह है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। देखिए ये योजना बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, जितने भी सरकारी स्कूल हैं ग्रामीण स्तर पे, सरकारी स्कूल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
सभी को इंटरनेट यानी नेट से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? इंटरनेट से जोड़ना है, ताकि गांव-गांव तक सब सुविधाएं प्राप्त हो। जैसे मान के चलिए गांव में इंटरनेट कनेक्शन होगा स्कूलों में, तो लोग जो भी खोजना हो तुरंत गूगल पे सर्च करके खोज सकते हैं। गांव में भी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई हो सकती है कि नहीं? या हॉस्पिटल की ही बात करते हैं तो हॉस्पिटल में मान चलिए अगर नेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन हो तो कोई मान चलिए आपके गांव में हॉस्पिटल है, वहाँ नेट भी कनेक्शन है, इंटरनेट भी सब है। अचानक कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आ जाए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप जिला सदर अस्पताल या PMCH या कि बड़े बड़े से आप सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन सीधा कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, सर ऐसी ऐसी समस्या है, क्या किया जाए, क्या दिया जाए, कर सकते कि नहीं? तो ये सब क्या है? कहा गया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में हर ग्रामीण और ब्लॉक स्तर जितने भी सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सबको किससे जोड़ा जाएगा? इसके लिए पैसा लगेगा, निवेश लगेगा, है ना? तो यह है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। हाँ, इसके बाद एक नया स्कीम आया है तीसरे नंबर पे, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम यानी इसका कहना है जितने भी पुस्तक है पढ़े, चाहे स्कूल से जुड़ा हो, कॉलेज से जुड़ा हो, सबका क्या है भारतीय भाषा में। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई साइंस आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी पढ़ें तो बायोलॉजी को हर भाषा में, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में क्या किया जाए, उसको मतलब भारतीय भाषा में इसका क्या करें, डिजिटलाइज करना है, डिजिटलाइज या डिजिटल रूप में प्रकाशित करना है। यानी आपको पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं। जैसे आप NCERT पढ़ रहे हैं या कोई भी पुस्तक पढ़ना आपको है तो उसको किस फॉर्म में होगा? डिजिटल फॉर्म में। आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और घर पे आराम से बैठ कर के पढ़िए। अब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, चाहे वो स्कूल के स्तर पे हो, कॉलेज के स्तर पे हो या कोई अन्य कंपटीशन के स्तर पे हो, सबको क्या करना है? डिजिटलाइज करना है, डिजिटल रूप में प्रकाशित करना है भारतीय भाषा में। भारतीय भाषा का मतलब जैसे आप मान लीजिए हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में भी उपलब्ध रहेगा, जिसको बांग्ला में पढ़ना है बांग्ला में भी उपलब्ध रहेगा, जिसको तमिल में पढ़ना है तमिल में भी उपलब्ध रहेगा, जिसको उर्दू में पढ़ना है उसको उर्दू में भी उपलब्ध रहेगा, ताकि जिसको समस्या हो रही है अंग्रेजी या अन्य भाषा पढ़ने में तो अपने भाषा में पढ़ सकता है। तो निवेश में बहुत है। पहला 3 पॉइंट है अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, दूसरा क्या है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, और तीसरा क्या है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले से चला आ रहा है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। तो ये सवाल कहाँ बनेगा? टिंकरिंग प्रयोगशाला किससे संबंधित है? तो यह है बच्चों में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों बच्चों का मानसिक विकास हो सके। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आज के टाइम में ये नाम तो हर कोई जानता है, देख के ऑप्शन देख के बना सकते हैं। सबको इंटरनेट से जोड़ना है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ये नया है, तो ये पूछा जाएगा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम क्या है। ये सवाल बन जाएगा, ऑप्शन रहेगा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम क्या है। इनमें से ऐसे पूछेगा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा। इसकी शुरुआत 2024 में हुई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह है सभी स्कूली बच्चों को फ्री पुस्तक बांटना है। तीसरा ऑप्शन जो भारतीय पुस्तक का डिजिटल रूप तैयार करना है। और अगला इनमें उपयुक्त सभी, तो कौन सही होगा? भारतीय पुस्तक को डिजिटल फॉर्म में करना। ठीक है, तो लिखिए यहाँ तक। इसमें चौथा पॉइंट क्या देखते हैं, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। देखिए नाम क्या है, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। राष्ट्रीय केंद्र लेवल पे कौशल क्या होता है? कौशल किसे कहते हैं?
स्किल किसे कहते हैं? लोगों को इस तरह ट्रेनिंग दे दिया जाए ताकि उसका स्किल डेवलप हो जाए, उसको आसानी से काम मिल जाए। जिससे ITI कॉलेज और क्या है, उत्कृष्टता केंद्र ही, कौशल विकास ही हो रहा है ना, ताकि आप मैकेनिक का काम सीख सके, फिटर का काम सीख सके, वेल्डर का काम सीख सके। जैसे मान चलिए आप वेल्डर का काम सीख लिए तो कई सारे काम है, आप गेट बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, वेल्डिंग का काम कहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन सीख गए हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। तो कौशल मतलब क्या होता है, आपको स्किल कर देगा, यानी ऐसा कोई क्षमता सिखा देगा जिसके कारण आप आगे चल करके अपना रोजगार कर सके। उत्कृष्टता क्या, उसको थोड़ा अपग्रेड करेगा। ठीक है, तो कहा गया है अगले कुछ सालों में कुल कितने उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, जिसका लक्ष्य क्या होगा, जो युवाओं के कौशल का विकास करना है, ताकि हम देश में जो एक परियोजना चल रहा है मेक फॉर इंडिया, पहले क्या चला, मेक इन इंडिया चलता था, अब था मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड। यानी अब हम सामान बनाएंगे जो दुनिया के लिए बनाएंगे। पहले क्या था, हम लोग आयात करते थे, अब हम सामान बना करके, प्रोडक्ट बना करके पूरी दुनिया में बेचेंगे। तो इसके लिए हमें पास नॉलेज वाला व्यक्ति भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए एक नया मतलब 5 नए राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा, ऐसे युवाओं को डेवलप करना है ताकि हम दुनिया के लिए सामान बनाएं और दुनिया में बेचें उसे, ताकि हमारा निर्यात बढ़े। अभी तक हम क्या, कुछ भी चाइनीज सामान मंगा लेते हैं, वहाँ से सामान मंगाते हैं, इस देश से सामान मंगाते हैं, अब हम बना करके दूसरे देश में भेजेंगे। तो बनाने के लिए हमारे पास टेक्निकल चाहिए कि नॉलेज चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है अगला है वो है क्या, AI समझते हैं आप लोग, क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये क्या होता है, यानी कहा AI क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, जिसमें कितना निवेश किया जाएगा, 500 करोड़ रुपए। तो आखिर AI क्षेत्र क्या होता है, बताइए। आप लोग बहुत मोबाइल देखते हैं, क्या अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप मेरा मोबाइल देख करके ये बता सकते हैं हम क्या देखते होंगे उस पर? कभी आप लोग गौर किए हैं, जो आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो आपको एक ही तरह का वीडियो आ रहा है बार बार, ऐसा क्यों होता है? जैसे आप मान चलिए अभी सर्च कर ले महाकुंभ पे, तो अगले कुछ दिन आपके महाकुंभ से जुड़ा हुआ सारा मैसेज आते रहेगा, वीडियो आते रहेगा। या आप क्रिकेट के सर्च कर रहे हैं तो क्रिकेट से जुड़ा आएगा, भोजपुरी गाना देख रहे हैं तो भोजपुरी गाना चलता हुआ आएगा बार बार, जो भी नहीं आएगा आप जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से AI पे काम करता है। जो आप कुछ समय तक जो ये सर्च करते हैं तो मोबाइल कंपनी या उसे AI जो समझ जाता है इसको किस टाइप का चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो उसी टाइप का चीज़ आपके वीडियो अपलोड होते रहता है कि नहीं। तो AI हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये बुद्धि जो प्राकृतिक है तो हम लोग का बुद्धि है, ये कुछ ऐसा हो जो नया टेक्नोलॉजी आएगा वो अपना से भी बुद्धि लगा सके, जैसे कंप्यूटर पे हो या ऑनलाइन हो, मोबाइल हो, ये हर बार हमारे लिए डेवलप विश्वास नहीं करेगा, वो अपने आप भी बुद्धि लगा लेगा, है कि नहीं। तो इस पे विकास के लिए केंद्र खोला जाएगा, जिसमें कितना खर्चा चाहिए, कम से कम 500 करोड़ रुपया। एक तो कौशल उत्कृष्टता खोला जा रहा है, कितने होंगे, 5। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, तो 5।
है कि नहीं। एआई क्षेत्र में कितना का निवेश होगा, 500 करोड़ का। इसके बाद देखिए छठा जो है डे केयर कैंसर केंद्र। डे केयर कैंसर केंद्र, इसमें कहा गया अगले 3 वर्षों में जितने भी जिला सदर अस्पताल है सब में क्या किया जाएगा, कैंसर का एक वार्ड दिया बनेगा, उसमें सुविधाएं 24 घंटा सुविधाएं रहेगी। यानी अगले 3 वर्षों में सभी जिला सदर अस्पतालों में कैंसर के समाधान के लिए व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अगले 3 वर्षों में, ये लक्ष्य कितना है, अगले 3 वर्ष में सभी जिला सदर अस्पताल में कैंसर के समाधान की व्यवस्था की जाएगी। तो इस साल कितना करेगा, 200 जिलों में। भारत में कुल लगभग 600 जिला है, तो एक हर साल 200 जिला करके कवर करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए सवाल आप सिंपल पूछाएगा, डे केयर कैंसर केंद्र कितने खोले जाएंगे, कितने वर्षों में पूरा होगा, 3 वर्षों में। किस स्तर पर होगा, जिला सदर अस्पताल के स्तर पे होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिए तब तक। अब इसमें क्या कहा गया है, एक अब हर राज्यों के लिए क्या लिखा जाएगा, राज्यों के लिए निवेश मित्रता सूचकांक तैयार किया जाएगा। मतलब राज्यों को क्या रहेगा, निवेश मित्रता सूचकांक। देखिए होगा क्या, इसमें हर साल ये रैंकिंग जारी किया जाएगा किस राज्य में ज़्यादा निवेश हुआ है कि नहीं, ताकि क्या हो, हर राज्य में कंपटीशन बढ़ा जा सके। जैसे मान जिस राज्य में निवेश ज़्यादा हो, मतलब उस राज्य का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो प्रत्येक वर्ष क्या हो जाएगा, हर राज्यों के लिए एक सूचकांक जारी किया जाएगा, निवेश मित्रता सूचकांक। ठीक है, इसके अलावा जो है 8वां पॉइंट है, यह क्या है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई समझते हैं ना, बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। एफडीआई समझते हैं, विदेशी निवेश। बीमा क्षेत्र में पहले विदेशी निवेश कितना था, 74%, अब विदेशी निवेश कितना हो जाएगा, 100%। यानी कोई विदेशी कंपनी पूरा का पूरा बीमा निवेश कर सकती है, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन जोड़ दिया है, 74% 100% वही कर सकता है जो कंपनी अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करे। कैसे समझिए, अभी भी बीमा क्षेत्र में 74% निवेश कर सकता है विदेशी, लेकिन हाँ अगर आप कोई विदेशी है, आप भारत के बीमा कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप 100% पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन कब, आपको जितना भी प्रीमियम मिल रहा है लोगों से, वो सारा पैसा कहाँ खर्च करना पड़ेगा, भारत में, तभी आपको ये सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, कोई अमेरिकन कंपनी भारत के बीमा कंपनी का तभी 100% खरीद सकती है जब अपना सारा प्रीमियम कहाँ खर्च करे, भारत में। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट बिहार से संबंधित है। बिहार में ग्रीनफील्ड
एयरपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, को बढ़ावा मतलब समझ रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किसको कहते हैं? नए एयरपोर्ट स्थापित किया जाएंगे बिहार में, और जो पुराना है उसको भी डेवलप किया जाएगा। यानी ये प्लान किया जा रहा है बिहार के लगभग हर क्षेत्र में एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपको पता है बिहार से चुनाव संबंधित है, तो बिहार में पहले भी देखते मखाना बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, है कि नहीं? ग्रीनफील्ड मतलब नए एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे, अब ब्राउनफील्ड मतलब जो पहले से है उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बिहार में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत की जाएगी। यानी कोसी नदी जो चल रहा है उसके पश्चिमी हिस्से में एक परियोजना शुरू हो जाएगी ताकि कोसी का पानी को वहां पे प्रयोग किया जा सके। ये परियोजना मतलब क्या है? जो पानी का सही इस्तेमाल करना है। आपको पता है हर साल कोसी में बाढ़ आती है, तो उसे नई धारा निकाल देंगे ताकि जो बाढ़ है तो बाढ़ का दबाव कम पड़ेगा कि नहीं? तो उससे क्या होगा, उस क्षेत्र में कोसी के पश्चिमी भाग में जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब क्षेत्र है, वहाँ पे पानी डाल दिया जाएगा तो वहाँ पे सिंचाई सुविधा हो जाएगी। तो भारत में बिहार में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत होगी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 50 हेक्टेयर जमीन को फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब आपका निवेश में आपका 200 पॉइंट याद रखना है। यानी राज्यों में निवेश मित्रता सूचकांक जारी किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। पर बिहार में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, लिखिए ऑन कीजिएगा। ठीक, चौथा इंजन क्या है? निर्यात। यानी निर्यात मतलब देश से दूसरे देश का व्यापार करते हैं और हम कोई सामान बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो ये जो चौथा इंजन है इसमें आपको 4 पॉइंट को याद करना है। इससे पहला क्या है? पहला है निर्यात संवर्धन मिशन। देखिए इसमें कहा गया है जितने भी मंत्रालय है या विभाग है सबको फोकस किस पे करना है? निर्यात पे करना है। जैसे कृषि विभाग है तो कृषि विभाग प्रोडक्ट में से नया चीज लॉन्च करे ताकि देश विदेश से उसको फैलाया जा सके। यानी मंत्रालय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन, यानी हर मंत्रालय को ये टारगेट दिया जाएगा आप ऐसे काम करें जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले। और ये जो मिशन है ये 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। एक संस्था कौन सा है? MSME मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। यानी ये तीनों संस्था मिलकर के ये मिशन लागू किया जा रहा है। जैसे हर मिशन हर विभाग को कहेगा भाई आप जो है ऐसे ढांचा तैयार कीजिए ताकि इससे क्या हो, निर्यात को बढ़ावा मिले। ठीक है, और इसके लिए 3 मंत्रालय जिम्मेदार कौन सा है? MSME है, वाणिज्य मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय है। ठीक है, एक मिनट, ये तीनों मंत्रालय इससे संबंधित है। अब देखिए अगला जो मिशन है भारत ट्रेड नेट यानी BTN।
पहला तो समझ गए, निर्यात संवर्धन मिशन है, मंत्रालय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन बनाया जा रहा है, जो किसके संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है? एमएसएमई, वाणिज्य और वित्त मंत्रालय, ये 3 अलग अलग मंत्रालय है। इसके अलावा भारत ट्रेड नेट, देखिए इसमें यह कहा गया है, देखिए जब भी हम इंटरनेशनल व्यापार, विदेश व्यापार करते हैं तो हमारे साथ कई सारी समस्या होती है, जैसे दस्तावेज को लेकर समस्या होती है कि नहीं? आपको प्रूफ चाहिए ना, भाई आयात निर्यात कर रहे हैं, या वित्त संबंधी समस्या होती है कि नहीं? इन सब के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। उसका नाम क्या होगा? भारत ट्रेड नेट। जैसे मान के लिए अगर आप कोई चीज़ निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं तो आपको जो भी दिक्कत हो रही है उसके समाधान के लिए आप कहाँ जाइएगा? भारत ट्रेड नेट। आप ऑनलाइन खोलिए, भारत ट्रेड नेट पे जाइए, उसके बाद जो भी आपको समस्या है वो सब आपको मिल जाएगा। जैसे मान चलिए आपको कोई सामान पहुंचाना है, अमेरिका या लंदन भेजना है, तो आपको क्या क्या करना है, कहाँ से फंड जुटाना है, कौन कौन सा आपको दस्तावेज चाहिए, पेपर चाहिए, ये सब आपको जानकारी कहाँ मिलेगी? भारत ट्रेड नेट पे। यानी व्यापार करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए जो भी आपको समस्या है सबका समाधान कहाँ मिलेगा? भारत ट्रेड नेट पे, ऑनलाइन सुविधा द्वारा। पहले क्या होता था, आपको मंत्रालय जाना पड़ता था, पूछना पड़ता था क्या होगा नहीं होगा। अब क्या आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था निर्यात संबंध, पहला निर्यात संबंधन मिशन है, दूसरा क्या? भारत ट्रेड नेट। क्लियर है ये पॉइंट? यानी व्यापार संबंधी जो भी समस्या है, खासकर दस्तावेज वित्त से, आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर्स, यानी GCC। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक हार्ड लग रहा होगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप आउटसोर्स समझते हैं आप लोग? आउटसोर्स किसे कहते हैं? देखिए होता क्या है, कोई विदेशी कंपनी या भारतीय कंपनी विदेश में जो एक दूसरे जगह से काम करती हो, आप कभी देखें जो आप कोई सुविधा दिक्कत तो किसी वस्तु को लेकर होती है तो आप फ़ोन करते हैं तो सर ये समस्या हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर केयर में फ़ोन करते कि नहीं? अब रियलमी, चलिए मान लीजिए कोई कंपनी है सैमसंग जो भारतीय कंपनी नहीं है, उसमें कुछ समस्या होती है तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, तो वो फ़ोन क्या होता है, वो जाता है पूरी दुनिया से उसके पास फ़ोन आता है और उससे समस्या जो समाधान करता है तो उसे कहते हैं आउटसोर्स। यानी आप दूसरे देश से समस्या का समाधान कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई भारतीय कंपनी है या कोई भारतीय कोई ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में चल रहा हो, चलिए अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड कहीं चल रहा है। अब वहाँ जो समस्या को वो यहाँ फ़ोन करेगा और यहाँ से सुविधा देते कि नहीं फ़ोन करके, जिसको आप लोग कॉल सेंटर वर्कर जहाँ जॉब होती है, BPO। उसी तरह आप कहीं से भी ऑनलाइन फ़ोन करके सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई समस्या अगर हो तो उसको कहते हैं आउटसोर्स। यहाँ में दूसरे देश से समस्या का समाधान हो रहे हैं। तो पहले ये कहाँ होता था? बड़े बड़े शहर में होता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो अब कहा गया है जो Tier 2 शहर, Tier 2 शहर में भी ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जैसे पटना, भागलपुर, ऐसे शहरों में भी सुविधा होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी सुविधा प्राप्त कर सकें। ठीक है, जैसे आगे आप लोग पढ़िएगा एक होता है BPO, यानी जो है क्या BPO क्या है? एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो आप कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं कॉल सेंटर और में भी। इसके अलावा KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग हो गया, फिर LPO लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग हो गया, जो आप न्यायिक कोई जानकारी ले सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान चलिएगा आपका कोई व्यक्ति, जैसे आप कोई अमेरिकन व्यक्ति है, आपका कोई व्यक्ति भारत में फंस गया तो यहाँ के लॉ की जानकारी लेने हो तो उसके लिए लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्स होता है, LPO। हर सुविधा आप यहाँ से ले सकते हैं, फ़ोन करके पता
कर सकते हैं। तो ये सब केवल बाहरी शहरों में होता था। अब कह रहा है टीयर 2 शहरों में भी इसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी विदेशी को, अगर आप जो सामान किसी को भेज रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई सामान भेजा अमेरिका, अब उस सामान में खराबी हो गया तो कैसे पता करेगा? तो आपको फ़ोन करेगा, आप यहाँ ऑफिस बना रखे हैं, है कि नहीं? तो ये जो फ़ोन करेंगे तो फिर यहाँ जानकारी देंगे, सर ऐसी समस्या है, हम अपना स्टाफ भेज रहे हैं, कुछ भेज करते हैं कि नहीं, उसी को कहते हैं आउटसोर्स। तो ऐसी सेंटर छोटे छोटे शहरों में भी अब लागू होगा। अभी तक केवल बड़े बड़े शहरों में है। होता नहीं आउटसोर्सिंग होता है कि नहीं? आप देखते कोई सामान मंगाते हैं तो समस्या होती है कि नहीं, तो कॉल करते हैं कि कस्टमर केयर पे। तो यही करा, ये जो छोटे छोटे शहरों में भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। और जो चौथे नंबर पे जो अगला है, कार्गो भंडारण की सुविधा। कार्गो में तो बहुत विशाल मात्रा में। अब देखिए भंडार, अब बहुत सामान आपको विदेश भेजना है, लेकिन उसमें कुछ सामान ऐसा होता है समय के साथ खराब होता है, जैसे फल सब्जी, जिसे खराब होता है कि नहीं? तो ऐसे वस्तु जो समय के साथ खराब होता हो, तो उसको पहुंचाना हो, तो अगर मान लीजिए नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा भंडारण होना चाहिए एयरपोर्ट और पे या बंदरगाह पे, ताकि उसको सड़ने से बचाया जा सके। जैसे मान के चलिए आपको टमाटर भेजना हो दुबई, ठीक है, तो आप जैसे भेजे तो कम से कम पोर्ट पे सुविधा होनी चाहिए कि नहीं? तो जब तक नया शिप नहीं आ रहा है, अगर शिप आने में लेट हो रहा है, तब तक उसको बचा कर रखा जाए। तो हर बंदरगाह हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पे ऐसा भंडारण सुविधा होना चाहिए, ताकि वैसे वस्तु जो समय के साथ नष्ट होता हो, खराब होता हो, उसको सुरक्षित रखा जा सके। क्लियर है ये चीज़? तो ये 4 चीज़ आपको इसमें याद रखना है। चारों चीज़ क्या है? पहला निर्यात संवर्धन मिशन है, यानी सभी मंत्रालय को यह कह दिया जाएगा कि आप निर्यात संबंधित जो भी सामान है या जो भी नियम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए। और ये किसके द्वारा चला जा रहा है? ये 3 मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा भारत ट्रेड नेट, यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई कंपनी निर्यात आयात करती है, तो उसे जो भी समस्या है उसके लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। कौन? भारत ट्रेड नेट। ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर्स, मतलब छोटे छोटे शहरों में भी वो सुविधा प्रदान करना है, जिसे आउटसोर्सिंग का सुविधा प्रदान करना है। और चौथा क्या है? वैसा वस्तु जो निर्यात के लिए ले जा रहे हैं लेकिन समय के साथ खराब हो जाता है, खास फल सब्जी ये सब, या मीट मछली भी निर्यात होता है, तो ऐसे करने से वैसे वस्तुओं के लिए भंडारण सुविधा होनी चाहिए, ताकि ये समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये 4 इंजन है। इसके बाद क्या, अभी जो अगला कुछ सेक्शन जिसको हम लोग कल देखेंगे, उसमें क्या होगा, जो बजट कितने का है इस बार, बजट में प्राथमिक घाटा कितने का हुआ, राजस्व घाटा कितने का हुआ, उसके बाद राजकोषीय घाटा कितने का हुआ, फिर टैक्स की छूट की सीमा क्या है, किस पे कितना टैक्स लगेगा, कितना पैसा कहाँ से आया है और कितना पैसा खर्च हुआ है। तो ये सभी डिटेल में क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाएगा ज़्यादातर। तो ये चीज़ आपको, ये तो अगले क्लास में होगा। ठीक है, देखिए बजट में हम लोगों को देखा था इनके 4 इंजन हैं, कृषि, एमएसएमई, फिर निवेश और निर्यात। इसमें लोग कई सारे पॉइंट भी देखे थे। ठीक, अब जो है कुछ बेसिक या पारंपरिक चीज़ है उसको देखते हैं, यानी टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर स्लैब। तो आयकर जो दर है, आयकर की जो दर है अभी कितना आपको पता है कि पता है, यानी कितने तक टैक्स फ्री है? 12 लाख रुपए तक जो है, अगर आपका इनकम है 12 लाख प्रति वर्ष तक, क्या है, टैक्स फ्री। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स फ्री। अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई कर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए,
एक दर बनाया है, इसके अलावा एक दर बनाया है, यानी आय प्रति वर्ष और आयकर की दर। अब ये देखिए इसको, 0 से 4 लाख यानी टैक्स 0, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 18 लाख 20%, 18 लाख से कितना हो गया, 16 लाख से 20 लाख कितना है 20%, 20 लाख से 24 लाख यानी 25%, और 24 लाख से ज़्यादा 30%। एक नई आयकर की दर है, दो चीज बताए। पहला क्या बताया है, 12 लाख रुपए प्रति वर्ष अगर आपका इनकम उससे कम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तुम देखो उससे कम पे भी टैक्स लगा दिए हैं कि नहीं, क्या दोनों कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तो इसमें भी टैक्स लग रहा है, देख रहे हैं 12 लाख से नीचे पर भी टैक्स लग रहा है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन है इस पे है कि दो अलग अलग लाइन की दोनों का अर्थ एक ही है? देखिए जैसे मान चलिए आप लोग बात, जैसे मान लीजिए अभिषेक की इनकम है 10 लाख रुपए, तो इसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स? इसके हिसाब से 10%। लेकिन हम तो 12 लाख का टैक्स फ्री है, तो आप कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, यानी अभिषेक कोई टैक्स नहीं देगा। चलिए रितेश का इनकम टैक्स हो गया, रितेश का इनकम हो गया 11,99,000 इतना, ये कितना टैक्स देगा? 10 का देगा, आपका 12 कहाँ और दे दीजिएगा, यानी 12 लाख तक आपको टैक्स। हाँ अब बताइए जैसे दुर्गेश, इसका हम कर दिए हैं 15 लाख रुपया, अब ये कितना टैक्स देगा? नहीं, देखिए अगर 12 लाख तक है तब आप पे ये लागू नहीं होगा, अगर आप 12 लाख से कम इनकम है तो आप टैक्स फ्री है। जैसे ही 12 लाख से इनकम आपका ज़्यादा हो जाएगा तब ये वाला आपसे हट, तब आपको ये नहीं, तब देखिए आप कितना टैक्स देगा, आप निकालिए कितना टैक्स दे, मतलब समझ रहे हैं? अभिषेक और रितेश पर जो है इसका इनकम 12 लाख सालाना कम है तो इस पर ये लागू नहीं होगा, इस पर क्या लागू होगा, ये वाला सिस्टम, यानी आप दोनों कोई टैक्स नहीं देंगे। जैसे दुर्गेश की इनकम 15 लाख हो गया यानी 12 लाख से ज़्यादा हो गया ना, तब ये लागू नहीं होगा, तब ये क्या लागू होगा, ये वाला। अब देखिए अब दुर्गेश का इनकम कितना है, 15 लाख है ना, तो अब देखिए दुर्गेश कितना टैक्स भरेगा, 15 लाख इनकम है यानी 12 लाख से ज़्यादा है ना, तो अब ये वाला सिस्टम लागू नहीं होगा, अब ये लागू होगा कौन सा, ये वाला। अब देखिए 0 से 4 लाख तक दुर्गेश कितना भरेगा, 100 रुपया, 4 लाख से 8 लाख रुपया कितना हुआ, 4 लाख का 5% कितना हो गया, 20,000 रुपया। फिर 8 लाख से 12,000 तक, इसमें कितना पड़ेगा, 10% ना, तो 40,000। अब क्या था, 12 लाख से 15 लाख तक इसके रेंज में आएगा ना, तो 12 लाख से 15 लाख कितना हो गया, 3 लाख हुआ ना, और 3 लाख में कितना प्रतिशत है, 15, तब 15 तिया
45,000। तो ये कितना भरेगा? 1,05,000 रुपया टैक्स भरेगा दुर्गेश। अंतर समझ दोनों क्या है? अंतर ये है, अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तब आप पे कौन सा नियम लागू होगा? ये वाला। लेकिन अगर 12 लाख से ज़्यादा हो गया तो आप पे कौन सा इनकम टैक्स लागू होगा? ये वाला। अच्छा, आप हमें एक निकाल के बताइए। जैसे अब बचा मिथुन, इसका इनकम 12 लाख रुपए और 100 रुपया, 12 लाख रुपए और उसके बाद 100 रुपये, वो कितना टैक्स भरेगा? 12 लाख 100 रुपये। कौन सा लागू होगा? कॉपी पे निकाल के बताइएगा। 12 लाख 100। तो मिथुन कितना टैक्स भरेगा? 80,000। बताइए। तो ये वाला लागू होगा कि ये वाला लागू होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हो गया ना। तो इस हिसाब से देखिए, 4 लाख तक तो शून्य पड़ेगा। 4 लाख से 8 लाख तक कितना पड़ेगा? 20,000। 8 लाख 12 लाख 40,000, कितना हो गया? 60,000 हुआ। अब एक्स्ट्रा कितना हुआ? 100 रुपया हुआ ना। तो 100 रुपया का 15%, 15 रुपया। तो 60,000 रुपया प्लस 15 रुपया उसको देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है। तो ये नया सिस्टम है, टैक्सेशन का सिस्टम है। 12 लाख तक है तो टैक्स फ्री है। अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये दर करना पड़ेगा। ठीक है। इस बार बजट का आकार कितना है? बजट का आकार 50,65,345 करोड़ रुपए। कितना है? करोड़ रुपए। बजट का आकार मतलब कितना हम खर्च करेंगे इस साल? तो 50,65,345 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे अगले साल। यानी सरकार का कहना है 2024-25 से 26 तक, यानी जो भी खर्चा होगा बजट, सरकार कितना खर्च करेगा? 50,65,345 करोड़। जितना खर्च होता है उसी को कहते हैं बजट का आकार। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो हम लोग घाटा देखते हैं तो हम लोग जनरली 3 प्रकार का घाटा निकालते हैं। एक होता है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है। घाटा तक होता है खर्चा ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो, उसी को घाटा कहते हैं ना। और ये लोग आप इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? सरकार का कुल आय अगर कुल व्यय से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा क्या है? सरकार का कुल राजस्व जो है व्यय से कम हो जाए। और प्राथमिक घाटा क्या था? जब राजकोषीय घाटा में से ब्याज को घटा देते थे तो उसे क्या कहते थे? प्राथमिक घाटा। तो ये सब लोग बजट में देख चुके हैं। तो इस बार खाली आपको डाटा याद रखना है। इस बार का जो राजकोषीय घाटा कितना आ रहा है? 4.4%। तो जितना हम लोग लिए थे उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 4.4%। राजस्व घाटा कितना है? 1.5%। और प्राथमिक घाटा कितना है? 0.8%। ठीक है। तो ये सब आप लोग, राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार का जितना आय है, यानी कुल डाटा सही रहता है। हाँ, डाटा सही, डाटा सही है। जितना आया पैसा, जितना खर्चा हो, पता निकाल सकते कि नहीं? जैसे मान चलिए मेरे पास आया 50,60,000 करोड़ और हम खर्चा करेंगे 50,65,000 करोड़, तो डाटा निकाल सकते कि नहीं परसेंटेज से? इससे तो ये साबित हो जाता है कि सरकार ने काम किया है। सरकार विकास के लिए काम किया है। अब विकास के लिए काम किया है कि करेगा, हम तो कह दिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, हम कह देंगे भाई हम ये रोड बनाएंगे, इस साल 100 करोड़ खर्चा करेंगे, बोले हैं, करते किए थोड़े होंगे, अभी बोले ही है ना।
सरकार का चला था जल नल योजना, आज तक तुम नहीं देखें जल नल योजना कहाँ, लेकिन सरकार पूरा कर दिया है, पैसा भी खर्चा हो गया, लेकिन जल नल चल नहीं रहा है। मरम्मत हो रहा है आपके यहाँ? सब खेत पटा था, है कि नहीं? कहना और करना दो अलग चीज़ है। हम करेंगे, पैसा तो आ गया लेकिन करेंगे तब ना। खर्च भी हो गया लेकिन पहुँचा, खर्च भी हो गया लेकिन पहुँचा। राजीव गांधी बोलते थे पहले, जब हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक जाते जाते मात्र 15 रुपया पहुँचता है, बाकी 85 रुपया बीच में सब खा जाता है, नेता, अधिकारी, ठेकेदार, ये सब। तो सोचिए, जब खुद खुलेआम प्रधानमंत्री कह चुके थे ये बात सही भी है। जितना ये 50,65,345 करोड़ की बात कही जा रही है, क्या इतना खर्च हो पाएगा? कह दिया है, लोगों को लगा रहेगा सरकार इतना खर्च कर रही है कि नहीं? खर्च ऐसा होता है जहाँ पुल नहीं, खेत में भी पुल बना देता है, ऐसा पुल बन रहा है जो तुरंत टूट जा रहा है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, जो क्या होता है कुल व्यय से कुल आय अगर घटा दिया जाए, या आप ऐसे कर दिया कुल व्यय ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? राजकोष से घटा। तो इसी तरह राजस्व घटा, राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा राजस्व व्यय हो जाए। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब राजकोषीय घाटा में क्या घटा देंगे? ब्याज भुगतान, तो क्या मिलेगा? प्राथमिक घाटा। आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है? लिख लीजिएगा। बजट में क्या कहा है? कितना इनकम है और कितना खर्चा है, उसी तो बजट कहते हैं ना। तो सरकार जो बताया पिछले साल उसको जो पैसा आया है सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? उधार से, यानी लगभग कितना 24% हम उधार लिए, चाहे विदेश से या भारतीय किसी व्यापारी से। उसके बाद इनकम टैक्स से कितना आया है? 22%, जीएसटी से 18%, निगम कर यानी कंपनी और कम लगाया जाता है उसे कितना दिए? 17%। कर के अलावा जो भिन्न प्रकार से शुल्क हो गया, जैसे आप फीस जमा किए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और में, है कि नहीं, आपसे चालान कटा है, ये सब इसे कितना हो गया? 9%। केंद्रीय उत्पाद एक्साइज ड्यूटी, जो कोई प्रोडक्शन जो होता है, कोई उत्पादन बनता है तो उसके लिए टैक्स लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, उससे कितना है? 5%। सीमा शुल्क, जब आयात करते हैं निर्यात करते हैं तो वहाँ भी टैक्स लगता है कि नहीं, तो उसको कहते हैं सीमा शुल्क, उसे 4%। इसके अलावा इनके अलावा बाकी और जो प्राप्ति है अन्य, उससे कितना हुआ है? 1%। उसी तरह ये तो कहाँ से आया है? और खर्चा कहाँ हुआ है? सब ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है सरकार का? तो कर जो वसूला गया है ये सब, इसमें से राज्यों को हिस्सा देने में 22% चला जाता है। इसके बाद भाई हम जो ब्याज लिए हैं, कर उधार लिए हैं, तो ब्याज भी तो चुकाएंगे ना, तो ब्याज अदायगी में भी इसमें चला जाता है। अब ये यहाँ 2 योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। तो केंद्र प्रायोजित योजना जो होता है वो 100% उसमें किसका पैसा लगा होता है? भारत सरकार का। और केंद्रीय योजना होता है तो जिसमें 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद रक्षा में 8% है। वित्त आयोग क्या है कि कर के अलावा जो एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाता है उसमें 8% है। फिर आर्थिक सहायता, जैसे मान लीजिए बुंदेलखंड को आर्थिक सहायता दे दिया, या किसी को मान के चलिए क्या कहते हैं आदिवासी क्षेत्र में आर्थिक सहायता दे दिया गया, नक्सल पीड़ित क्षेत्र में आदिवासी सहायता दे दिया गया, तो उसमें कितना चला जाता है? 6%। पेंशन में कितना चला जाता है? इसके अलावा अन्य खर्च है जिसका कोई डाटा नहीं रहता, उसमें लगभग 8% खर्चा हो जाता है। तो इतने प्रकार के खर्चे होते हैं, यानी ये कहाँ पैसा खर्च करती है और कहाँ से पैसा आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसके अलावा गिग वर्कर किसे कहते हैं? नाम सुना आप लोगों ने? गिग वर्कर कभी देखा है गिग वर्कर को? अरे जो ऑनलाइन देता है, जैसे जो आप लोग फ्लिपकार्ट में दो जो आपको देने के लिए आता है, खाना मंगाते कुछ मंगाते आता है देने के लिए, उसी को कहते हैं गिग वर्कर। कुछ आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो कोई देने के लिए आता है कि ना आपको, तो ये तो एक वर्कर ही है ना। अब उसको भी वर्कर की श्रेणी में रखा गया है। अब उसको वो सारे लाभ मिलेंगे जो एक वर्कर को मिलता है, जिससे आयुष्मान कार्ड बनेगा, जन आरोग्य कार्ड का तो उसको लाभ मिलेगा, तो गिग वर्कर को मिलेगा। तो गिग वर्कर
कौन होते हैं? वैसे वर्कर जो आपके घर तक सुविधा प्रदान करने के लिए आते हैं, चाहे वह फ्लिपकार्ट द्वारा हो, खाना मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो, तो जो लेके आता है उसको कहते हैं गिग वर्कर। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, गिग वर्कर इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बजट समाप्त हुआ है। ठीक है, देखिए बजट में हम लोगों को देखा था इनके 4 इंजन हैं, कृषि, एमएसएमई, फिर निवेश और निर्यात। इसमें लोग कई सारे पॉइंट भी देखे थे। ठीक, अब जो है कुछ बेसिक या पारंपरिक चीज़ है उसको देखते हैं, यानी टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर स्लैब। तो आयकर जो दर है, आयकर की जो दर है अभी कितना आपको पता है कि पता है? यानी कितने तक टैक्स फ्री है? 12 लाख रुपए तक जो है, अगर आपका इनकम है 12 लाख प्रति वर्ष तक क्या है? टैक्स फ्री। कौन सा टर्म? इनकम टैक्स फ्री। अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई कर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिए, एक दर बनाया है, इसके अलावा एक दर बनाया है, यानी आय प्रति वर्ष और आयकर की दर। अब ये देखिए इसको, 0 से 4 लाख यानी टैक्स शून्य, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 18 लाख 20%, 18 लाख से कितना हो गया? 16 लाख से 20 लाख कितना है? 20%, 20 लाख से 24 लाख यानी 25%, और 24 लाख से ज़्यादा 30%। एक नई आयकर की दर है। 2 चीज बताए, पहला क्या बताया है? 12 लाख रुपए प्रति वर्ष अगर आपका इनकम उससे कम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तुम देखो उससे कम पे भी टैक्स लगा दिए हैं कि नहीं? क्या दोनों कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तो इसमें भी टैक्स लग रहा है, देख रहे हैं 12 लाख से नीचे पर भी टैक्स लग रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है इस पे? हैं कि 2 अलग अलग लाइन की दोनों का अर्थ एक ही है? देखिए जैसे मान चलिए आप लोग बात, जैसे मान लीजिए अभिषेक की इनकम है 10 लाख रुपए, तो इसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? इनकम टैक्स इसके हिसाब से 10%। लेकिन हम तो 12 लाख तक टैक्स फ्री है, तो आप कोई टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, यानी अभिषेक कोई टैक्स नहीं देगा। चलिए रितेश का इनकम टैक्स हो गया, रितेश का इनकम हो गया 11,99,000 इतना, ये कितना टैक्स देगा? 10 का देगा, आपका 12 कहाँ और दे दीजिएगा? यानी 12 लाख तक आपको टैक्स। हाँ, अब बताइए जैसे दुर्गेश, इसका हम कर दिए 15 लाख रुपया, अब ये कितना टैक्स देगा? नहीं,
देखिए अगर 12 लाख तक है तब आप पे ये लागू नहीं होगा। अगर आप 12 लाख से कम इनकम है तो आप टैक्स फ्री है। जैसे ही 12 लाख से इनकम आपका ज़्यादा हो जाएगा तब ये वाला आपसे हट, तब आपको ये नहीं, तब देखिए आप कितना टैक्स देगा। आप निकालिए कितना टैक्स दे, मतलब समझ रहे हैं। अभिषेक और रितेश पर जो है इसका इनकम 12 लाख सालाना कम है तो इस पर ये लागू नहीं होगा। इस पर क्या लागू होगा, ये वाला सिस्टम, यानी आप दोनों कोई टैक्स नहीं देंगे। जैसे दुर्गेश की इनकम 15 लाख हो गया यानी 12 लाख से ज़्यादा हो गया ना, तब ये लागू नहीं होगा, तब ये क्या लागू होगा, ये वाला। अब देखिए अब दुर्गेश का इनकम कितना है, 15 लाख है ना, तो अब देखिए दुर्गेश कितना टैक्स भरेगा, 15 लाख इनकम है यानी 12 लाख से ज़्यादा है ना, तो अब ये वाला सिस्टम लागू नहीं होगा। अब ये लागू होगा कौन सा, ये वाला। अब देखिए 0 से 4 लाख तक दुर्गेश कितना भरेगा, 100 रुपया। 4 लाख से 8 लाख रुपया कितना हुआ, 4 लाख का 5% कितना हो गया, 20,000 रुपया। फिर 8 लाख से 12,000 तक, इसमें कितना पड़ेगा, 10% ना, तो 40,000। अब क्या था, 12 लाख से 15 लाख तक इसके रेंज में आएगा ना, तो 12 लाख से 15 लाख कितना हो गया, 3 लाख हुआ ना, और 3 लाख में कितना प्रतिशत है, 15, तब 15 दिया 45,000। तो ये कितना भरेगा, 1,05,000 रुपया टैक्स भरेगा दुर्गेश। अंतर समझ दोनों क्या है, अंतर ये है अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, तब आप पे कौन सा नियम लागू होगा, ये वाला। लेकिन अगर 12 लाख से ज़्यादा हो गया तो आप पे कौन सा इनकम टैक्स लागू होगा, ये वाला। अच्छा आप हमें एक निकाल के बताइए, जैसे अब बचा मिथुन, इसका इनकम 12 लाख रुपए और 100 रुपया, 12 लाख रुपए और उसके बाद 100 रुपये, वो कितना टैक्स भरेगा, 12 लाख 100 रुपये, कौन सा लागू होगा, कॉपी पे निकाल के बताइएगा। 12 लाख 100। तो मिथुन कितना टैक्स भरेगा, बताइए। तो ये वाला लागू होगा कि ये वाला लागू होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि एक ज़्यादा हो गया ना। तो इस हिसाब से देखिए 4 लाख तक तो शून्य पड़ेगा, 4 लाख से 8 लाख तक कितना पड़ेगा, 20,000, 8 लाख 12 लाख 40,000, कितना हो गया, 60,000 हुआ। अब एक्स्ट्रा कितना हुआ, 100 रुपया हुआ ना, तो 100 रुपया का 15%, 15 रुपया, तो 60,000 रुपया प्लस 15 रुपया उसको देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। तो ये नया सिस्टम है, टैक्सेशन का सिस्टम है। 12 लाख तक है तो टैक्स फ्री है, अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये दर करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार बजट का आकार कितना है, बजट का आकार 50,65,345 करोड़ रुपए, कितना है, करोड़ रुपए। बजट का आकार में कितना हम खर्च करेंगे इस साल, तो 50,65,345 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे अगले साल। यानी सरकार का कहना है 2024-25 से 26 तक, यानी जो भी खर्चा होगा बजट, सरकार कितना खर्च करेगा, 50,65,345 करोड़। जितना खर्च होता है उसी को कहते हैं बजट का आकार, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो हम लोग घाटा देखते हैं तो हम लोग जनरली 3 प्रकार का घाटा निकालते हैं। एक होता है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ठीक है। घाटा तक होता है खर्चा ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो, उसी को घाटा कहते हैं ना। और ये लोग आप इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, सरकार का कुल आय अगर कुल व्यय से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा।
राजस्व घाटा क्या है? सरकार का कुल राजस्व जो है व्यय से कम हो जाए। और प्राथमिक घाटा क्या था? जब राजकोषीय घाटा में से ब्याज को घटा देते थे तो उसे क्या कहते थे? प्राथमिक घाटा। तो ये सब लोग बजट में देख चुके हैं। तो इस बार खाली आपको डाटा याद रखना है, इस बार का जो राजकोषीय घाटा कितना आ रहा है? 4.4%। तो जितना हम लोग लिए थे उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 4.4%। राजस्व घाटा कितना है? 1.5%। और प्राथमिक घाटा कितना है? 0.8%। ठीक है। तो ये सब आप लोग, राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार का जितना आय है, यानी कुल। डाटा सही रहता है। हाँ, डाटा सही, डाटा सही है। जितना आया पैसा जितना खर्चा हो पता निकाल सकते कि नहीं? जैसे मान चलिए मेरे पास आया 50,60,000 करोड़ और हम खर्चा करेंगे 50,65,000 करोड़, तो डाटा निकाल सकते कि नहीं परसेंटेज से? इससे तो ये साबित हो जाता है कि सरकार ने काम किया है। सरकार विकास के लिए काम किया है। अब विकास के लिए काम किया है कि करेगा, हम तो कह दिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, हम कह देंगे भाई हम ये रोड बनाएंगे, इस साल 100 करोड़ खर्चा करेंगे, बोले करती किए थोड़े होगी, अभी बोले ही है ना। सरकार का चला था जल नल योजना, आज तक तुम नहीं देखें जल नल योजना कहाँ, लेकिन सरकार पूरा कर दिया है, पैसा भी खर्चा हो गया, लेकिन जल नल चल नहीं रहा है। मरम्मत हो रहा है आपके यहाँ? सब खेत पटा है कि नहीं? कहना और करना दो अलग चीज़ है। हम करेंगे, पैसा तो आ गया लेकिन करेंगे तब ना। खर्च भी हो गया लेकिन पहुँचाने। राजीव गांधी बोलते थे पहले, जब हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक जाते जाते मात्र 15 रुपया पहुँचता है, बाकी 85 रुपया बीच में सब खा जाता है, नेता, अधिकारी, ठेकेदार, ये सब। तो सोचिए, जब खुद खुलेआम प्रधानमंत्री कह चुके थे ये बात सही भी है। जितना ये 50,65,345 करोड़ की बात कही जा रही है, क्या इतना खर्च हो पाएगा? कह दिया है, लोगों को लगा रहेगा सरकार इतना खर्च कर रही है कि नहीं? खर्च ऐसा होता है जहाँ पुल नहीं, खेत में भी पुल बना देता है, ऐसा पुल बन रहा है जो तुरंत टूट जा रहा है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, जो क्या होता है कुल व्यय से कुल आय अगर घटा दिया जाए, या आप ऐसे कह दिया कुल व्यय ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। तो इसी तरह राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा राजस्व व्यय हो जाए। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब राजकोषीय घाटा में क्या घटा देंगे? ब्याज भुगतान, तो क्या मिलेगा? प्राथमिक घाटा। आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है? लिख लीजिएगा। बजट में क्या कहा है? कितना इनकम है और कितना खर्चा है, उसी तो बजट कहते हैं ना। तो सरकार जो बताया पिछले साल उसको जो पैसा आया है सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? उधार से, यानी लगभग कितना 24% हम उधार लिए, चाहे विदेश से या भारतीय किसी व्यापारी से। उसके बाद इनकम टैक्स से कितना आया है? 22%, जीएसटी से 18%, निगम कर यानी कंपनी और कम लगाया जाता है उसे कितना दिए? 17%। कर के अलावा जो भिन्न प्रावधान से शुल्क हो गया, जैसे आप फीस जमा किए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और में, है कि नहीं, आपसे चालान कटा है, ये सब से कितना हो गया? 9%। केंद्रीय उत्पाद एक्साइज ड्यूटी, जो कोई प्रोडक्शन जो होता है, कोई उत्पादन बनता है तो उसके लिए टैक्स लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, उससे कितना है? 5%। सीमा शुल्क, जब आयात करते हैं निर्यात करते हैं तो वहाँ भी टैक्स लगता है कि नहीं, तो उसको कहते हैं सीमा शुल्क, उसे 4%। इसके अलावा इनके अलावा बाकी और जो प्राप्ति है अन्य, उससे कितना हुआ है? 1%। उसी तरह ये तो कहाँ से आया? और खर्चा कहाँ हुआ है? सब ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है सरकार का? तो कर जो वसूला गया है ये सब, इसमें से राज्यों को हिस्सा देने में 22% चला जाता है। इसके बाद भाई हम जो ब्याज लिए हैं, कर उधार लिए हैं, तो ब्याज भी तो चुकाएंगे ना, तो ब्याज अदायगी में 20% चला जाता है। अब यहाँ 2 योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। तो केंद्र प्रायोजित योजना जो होता है वो 100% उसमें किसका पैसा लगा होता है? भारत सरकार का।
और केंद्रीय योजना होता है तो जिसमें 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद रक्षा में 8% है। वित्त आयोग क्या है कि कर के अलावा जो एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाता है उसमें 8% है। फिर आर्थिक सहायता, जैसे मान लीजिए बुंदेलखंड को आर्थिक सहायता दे दिया, या किसी को मान के चलिए क्या कहते हैं आदिवासी क्षेत्र में आर्थिक सहायता दे दिया गया, नक्सल पीड़ित क्षेत्र में आदिवासी सहायता दे दिया गया, तो उसमें कितना चला जाता है 6%। पेंशन में कितना चला जाता है। इसके अलावा अन्य खर्च है जिसका कोई डाटा नहीं रहता, उसमें लगभग 8% खर्चा हो जाता है। तो इतने प्रकार के खर्चे होते हैं, यानी ये कहाँ पैसा खर्च करती है और ये कहाँ से पैसा आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, इसके अलावा गिग वर्कर किसे कहते हैं, नाम सुना आप लोगों ने गिग वर्कर, कभी देखा है गिग वर्कर को। अरे जो ऑनलाइन देता है, जैसे जो आप लोग फ्लिपकार्ट में दो जो आपको देने के लिए आता है, खाना मंगाते कुछ मंगाते आता है देने के लिए, उसी को कहते हैं गिग वर्कर। कुछ आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो कोई देने के लिए आता है कि ना आपको, तो वो भी तो एक वर्कर ही है ना। अब उसको भी वर्कर की श्रेणी में रखा गया है। अब उसको वो सारे लाभ मिलेंगे जो एक वर्कर को मिलता है, जिससे आयुष्मान कार्ड बनेगा, जन आरोग्य कार्ड का तो उसको लाभ मिलेगा, तो गिग वर्कर को मिलेगा। तो गिग वर्कर कौन होते हैं, वैसे वर्कर जो आपके घर तक सुविधा प्रदान करने के लिए आते हैं, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट द्वारा हो, खाना मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो, तो जो दे के आता है उसको कहते हैं गिग वर्कर। ये दिमाग में सेट कर लिया गिग वर्कर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बजट समाप्त हुआ है। ठीक है।